इस बार कोई हार नहीं है, बल्कि अच्छे वोटों से जीत होगी। यहाँ का मतदाता बड़ा जागरूक है। मैं भी यहाँ से एमएलए मंत्री भी रहा हूँ, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अच्छे मार्जिन से शहर से भी जीत होगी और रोहतक पार्लियामेंट्री हल्के में भी जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय रोहतक में मौजूद है। हमारे साथ पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी मौजूद है। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। रोहतक की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा का क्या लग रहा? देखिए कि अच्छी लीड से वो जीतेंगे दीपेंद्र हुड्डा, और माहौल पूरे प्रदेश में कांग्रेस के हक में चल रहा है। उसके पीछे कारण है कि 10 साल का जो बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें किसी भी फील्ड में उन्होंने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहा, बेरोजगारी चरम सीमा पे रही, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, अफसर बेलगाम रहे, ड्रग का सेवन बेहद हुआ। जो 25 से 35-40 साल के जो यंग युवा थे, लाखों की संख्या में बेरोज़गार युवक विदेशों में चले गए। तो इनकी कोई उपलब्धि तो है नहीं, और 10 साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर कोई काम किया हो तो उसके एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। जो काम कुछ भी ग्राउंड लेवल पे ना हुआ हो तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी बड़ी पीक पे होती है। अब जो है, जो देखने को आ रहा है, अब खट्टर साहब एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने आप को सुपर चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं। है कुछ भी नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बुखलाए भाषण दे रहे हैं। आज चाहे नायब सैनी जी हैं, आज अल्पमत की सरकार है, लेकिन ये चलेगी। मैंने तो पहले इंटरव्यू में, आपके ही इंटरव्यू में कहा था कि ये पूरा टाइम निकालेगी। कारण कि अविश्वास प्रस्ताव जो मूव किया था कांग्रेस ने, उसको तो अभी मात्र 2.5 महीने हुए हैं, 3.5 महीने बाकी रहते हैं। 6 महीने तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए जो मैं समझ रहा हूँ, अब आप बीजेपी के लीडरों को देखिए, वो अपने नाम की वोट ही नहीं मांग रहे, वो विकास के नाम की वोट ही नहीं मांग रहे। वो मोदी बनाम राहुल गांधी, अब मोदी के नाम की वोट मांग रहे हैं कि नेशनल इश्यूज हैं, राष्ट्रीय इशू हैं, विकास का इशू है ही नहीं। तो इसलिए जो प्रदेश की जनता है वो तो विकास चाहती है। अब ये धर्म और जाति के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल लोगों को के मन से उतर चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हवा बुलंदियों पे है, और कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। रोहतक की बात करें, रोहतक विधानसभा की बात करें, पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा की लगभग 20,000 के आसपास यहाँ से हार हुई थी। इस बार क्या लगता है? इस बार कोई हार नहीं है, बल्कि अच्छे वोटों से जीत होगी। यहाँ का मतदाता बड़ा जागरूक है। मैं भी यहाँ से एमएलए मंत्री भी रहा हूँ, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अच्छे मार्जिन से शहर से भी जीत होगी और रोहतक पार्लियामेंट्री हल्के में भी जीत होगी। आप जो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की बड़ी जीत होगी रोहतक से, जिस तरह से आपने कहा, लेकिन आप प्रचार प्रसार में कहीं दिखाई नहीं देते। आप सिरसा चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। देखिए, मुझे दीपेंद्र ने टेलीफोन करके बुलाया, मैं गया, मैं हवन में आहुति दी, उसको आशीर्वाद दिया। तो सुभाष बत्रा का तो एक नाम है उसके साथ लगा हुआ है कि स्वाभिमानी आदमी है। हमारी बुआ कहा करती थी कि अगर जिसका स्वाभिमान नहीं, वो मनुष्य मरे बराबर है। जितना वो इज्जत मान सम्मान से बुलाएंगे, ऐसे ही सुभाष बत्रा जाएगा। सुनो, इससे पहले हर इलेक्शन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मेरे बचपन के मित्र हैं, वो मुझे टेलीफोन भी करते, मेरे पास घर पे भी आते, मुझे मनाते भी, विचारों के मतभेदों को दूर करने की बात करते। अब उनका रवैया कुछ इस किस्म का है जो मेरी समझ से परे की बात है, लेकिन कोई नहीं, बेटा उनका है, माई गुड विशेज आर विद हिम। तो कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना है। मैं सरसे में बहुत गया हूँ, सरसा में शैलजा, आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर सबसे हाईएस्ट वोटों से लीड करेगी। एक तरफा हवा है। आज वो 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही है, काम ही तो करना है। यहाँ वोटों की अपील कर रहा हूँ,
वहाँ वहाँ वोटरों को जाके डोर टू डोर मिल भी रहा हूँ, अपने लोगों को से बातचीत भी कर रहा हूँ। अब फरीदाबाद भी जाऊँगा, महेंद्र प्रताप की कंस्टिट्यूंसी में। मैं सुशील गुप्ता मेरे मित्र हैं, कुरुक्षेत्र भी जाऊँगा। जहाँ जहाँ मेरा मेरा संबंध है लोगों के साथ, वहाँ वहाँ जाऊँगा जी। क्या कारण क्या लग रहा है सर इस बार रोहतक से जो शहर की आप जीत करें, जो 20,000 का जो गैप है वो कवर? कारण मैं कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सारी सीमाएं लांघ चुकी है। आपने पिछले 5 साल का टेन्योर तो देखा होगा, आप तो बहुत आते हो, आपका तो बड़ा पॉपुलर चैनल है। जो असंवैधानिक पदों पर आसीन लोग थे वो तो फीता काटते थे, और मुझे कहने में ये भी कोई गुरेज नहीं, और जो विपक्ष में थे वो तालियां बजाते थे। ऐसा कभी हाल आपने कभी देखा? एक दूसरा, इस रोहतक के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी, थाने के थाने बेच दिए, अप्पू घर के अप्पू घर बेच दिए। इतने स्कैम। लोकसभा का सदस्य जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो मंत्री पद पे सुशोभित थे उनके खिलाफ किस तरह से आरोप लगा रहे थे, इवन मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लग रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जितना कॉरपोरेशन में और तहसीलों में भ्रष्टाचार हुआ है, आज आपने दुष्यंत चौटाला की हालत नहीं देखी, उसकी माँ की हालत नहीं देखी। लोग पथराव कर रहे हैं, लोग रोष कैसे व्यक्त करें, उसका रास्ता एक ही होता है कि उनको पीसफुल तरीके से। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि आप पत्थरबाजी करो या कुछ और करो, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के असूलों पे चलते हुए सत्याग्रह करो, पीसफुल मार्च करो, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये एक प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कड़ी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो किसानों की प्रताड़ना हुई, जो जाट आरक्षण के दौरान शहरों को जला दिया, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ, और प्रकाश कमेटी का गठन किया इस मौजूदा सरकार ने, और वो प्रकाश कमेटी जो रिटायर्ड डीजीपी यूपी पुलिस था, उसकी रिपोर्ट आज तक साया नहीं हुई। कौन लोग थे जो इस जाट आरक्षण के दौरान दोषी थे, वो लोगों के सामने नहीं आए। आज 47 में आप देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और लाखों की संख्या में समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोगों ने पलायन किया, देश प्रेम से ओतप्रोत होके हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान में नहीं रहे। लेकिन आज भी वो पार्टीशन का जो दंश है आज भी लोगों को पीड़ा दे रहा है, उसको आज भी नहीं भूले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग आज ये जानना चाहते हैं कि जाट आरक्षण के दौरान किन लोगों ने हमारी सुध ली, किन लोगों ने इतने बड़े एपिसोड की कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट साया नहीं की। ये बड़े मुद्दे हैं। ये विधानसभा में आने वाले विधानसभा के अंदर ये चीज़ें उठेंगी। लेकिन ये भी एक कारण है कि बीजेपी की निष्क्रियता, बीजेपी का उदासीन रवैया लोगों के प्रति ये एक बहुत बड़ी नाराज़गी का कारण है।